हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक 13 साल की लड़की जिसको थी बहुत सारे लड़कों से बात करने की एडिक्शन, एंड वो इतनी छोटी सी एज में ही अपने पेरेंट्स के सामने ही लड़कों से फोन पर बहुत गंदी बातें करती थी। एंड कैसे इस एडिक्शन की वजह से महज 13 साल की एज में ही उसका मर्डर हो गया। सो लेट्स डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स। नीतू महाराष्ट्र के टीकमगढ़ गांव की रहने वाली थी। छोटी सी एज में ही नीतू के फादर की डेथ हो गई थी और नीतू उस टाइम काफी छोटी थी। नीतू के फादर की डेथ के बाद घर की सारी जिम्मेवारी नीतू की मोम शोभा पर आ गई थी। एक छोटी सी बेटी के साथ घर चलाना एक औरत के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। देन शोभा ने फिर से शादी करने का डिसाइड किया और उसने वहीं टीकमगढ़ में एक गंगाराम नाम के आदमी से शादी कर लेती है और फिर शोभा की लाइफ काफी अच्छे से चलती है। एंड इस शादी से भी शोभा को 2 बच्चे हो चुके थे और उन बच्चों का नाम था आस्था और ऋतिक। आस्था 4 साल की थी और वहीं ऋतिक उससे 1 साल बड़ा था। एंड यहाँ तक तो सब सही था। एंड अब ये दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मैनेज नहीं हो रहा था। वहीं गंगाराम को अभी टीकमगढ़ में कोई खास काम नहीं मिल रहा था। उन्हें पता था कि यहाँ गुजारा मुश्किल है। उन्होंने सोचा कि हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें अच्छे से कोई कामकाज मिल सके, जिससे हमारी फैमिली का खर्चा अच्छे से चल सके। सो उन दोनों ने टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा मूव करने का सोचा। एंड 2021 में ये दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ हरियाणा सोनीपत आ जाते हैं। पर वो अपनी सबसे बड़ी बेटी नीतू को वहीं टीकमगढ़ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ आते हैं। दादा दादी अकेले रह जाते घर पर, सो इसलिए उन्होंने नीतू को उनके पास उनकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। और वहीं गंगाराम और शोभा सोनीपत के गाँव में रहने लग जाते हैं, काम भी ढूंढने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गंगाराम को मिस्त्री का काम मिल जाता है और फिर दोनों ही साथ में काम करने लग जाते हैं। और ये दोनों अब ठीक ठाक अर्न कर रहे थे और अब उनके घर का खर्चा भी अच्छे से चल रहा था। वहीं वो अपने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल से पढ़ा रहे थे। उधर नीतू अपने दादी दादा के साथ ही रह रही थी। एंड वो नीतू के सौतेले दादी दादा थे, मीन्स नीतू के जो दूसरे फादर थे उनके पेरेंट्स थे वो। और नीतू उन्हें ज्यादा मानती भी नहीं थी। नीतू वहीं टीकमगढ़ के एक स्कूल में पढ़ रही थी और नीतू को अपने ही स्कूल के एक लड़के से प्यार हो जाता है और नीतू उस टाइम 6th क्लास में थी। एंड वन मोर शॉकिंग थिंग इज कि वो इतनी कम उम्र में एक टाइम पे मल्टीपल लड़कों से बातें करती थी और नीतू के दादी दादा को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। और वैसे भी नो वन गेस की इतनी छोटी सी लड़की ऐसा कर सकती है। एंड वो तो एज्ड थे, उनके दिमाग में तो ये ख्याल आया भी नहीं होगा। इवन नीतू के दादी दादा को नेवर्स ने भी बताया था, बट उन्होंने उनकी बातों पे बिलीव नहीं करा। उन्होंने सोचा कि 13 साल की बच्ची है, ये क्या ही किसी से बात करेगी। एंड अब 2021 से 2023 आ चुका था। वहीं गंगाराम और शोभा वहां अच्छे से सेटल हो गए थे और यहाँ वो रहते थे। वहां उनके नेबर से अच्छी बॉन्डिंग थी और सब सही चल रहा था। गंगाराम और शोभा डेली काम पर जाया करते थे और उन्हें घर आते आते काफी देर हो जाती थी और पीछे बच्चों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अब अपनी बड़ी बेटी नीतू को यहाँ बुला लेते हैं ताकि घर का काम करने में थोड़ी हेल्प हो सके और वहीं बच्चों का ध्यान भी रखेगी वो। फरवरी 2023 में वो नीतू को टीकमगढ़ से अपने पास ले आते हैं। एंड वही नीतू अब अपने मॉम डैड और भाई बहन के साथ रहने लग जाती है। नीतू अब क्लास 6 से क्लास 7 में आ चुकी थी और नीतू के पेरेंट्स वही नीतू की एडमिशन करवा देते हैं। नीतू डेली अब स्कूल से आने के बाद खाना बना देती थी और वो बच्चों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी। एंड फिर इन सबकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, सब सही से चल रहा था। बट नीतू की लड़कों से बात करने की आदत अभी भी नहीं गई थी। नीतू अब भी यहाँ आके भी लड़कों से फोन पर देर रात तक बातें करती थी। फिर अप्रैल 2023 में नीतू को कुछ बुक्स चाहिए थी एंड वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे न्यू बुक्स लेनी है तो मुझे कुछ पैसे दे दो। पर नीतू के डैड उसे कहते हैं कि तू कहाँ जाएगी अकेली, मैं खुद ले आऊंगा, तू घर पर लंच बना देना और बच्चों को खिला देना। गंगाराम शोभा से कहता है कि तू दिन को काम से छुट्टी कर मार्केट से नीतू के लिए बुक्स ले आना। एंड फिर ये दोनों काम पर चले जाते हैं। फिर इन्हें लंच ब्रेक होती है। शोभा गंगाराम से कहती है कि मुझे पैसे दो, मैं नीतू के लिए बुक्स ले आती हूँ मार्केट से। और शोभा जब बुक्स लेकर घर में पहुंचती है तो वो नीतू को आवाज लगाती है, बट नीतू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शोभा जब छोटे बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हम अभी स्कूल से आए हैं, हमें नहीं पता। फिर शोभा छत पर जाती है एंड शी वाज शॉक्ड, वहाँ नीतू मरी हुई पड़ी थी और नीतू की मोम जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है और शोभा की रोने की आवाज
आवाज सुनकर सभी नेबर्स छत पर पहुंच जाते हैं और नेबर्स को लगा कि शायद नीतू बेहोश हुई है। देन वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टर्स कंफर्म कर देते हैं कि नीतू की मौत हो चुकी है। और इसी बीच गंगाराम को भी ये खबर पहुंच जाती है, वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो भी ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। एंड दोनों रो रहे थे। इसी बीच हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस भी एक्शन में आती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पुलिस वहां डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि बेहोशी की हालत में इस लड़की को लाया गया था एंड जब हमने चेक करा तो तब वो मर चुकी थी और फैमिली ने ये बताया था कि ये बेहोश होकर गिर गई थी। फिर पुलिस गंगाराम और शोभा से पूछने जाती है। शोभा और गंगाराम इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ भी पुलिस को बता सके। वो दोनों अपनी बेटी की मौत से बिल्कुल टूट चुके थे और पुलिस को तो अपना काम करना था। देन वो कुछ टाइम वेट करते हैं कि ये थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, देन इनसे पूछ लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस फिर से शोभा और गंगाराम से पूछताछ करती है और वो उन्हें कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्फो है तो आप हमें बताइए, अदरवाइज हम लोग तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर ही लेंगे। और वो दोनों पुलिस को ये कहते हैं कि हमें इस मैटर पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, कोई केस नहीं करना, और कहते हैं कि हम अपनी बेटी की मौत से पहले ही परेशान हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं कि अब हम कोर्ट कचहरी में फिरते रहें। और रोते रोते कहते हैं कि वैसे भी हमारी बेटी तो मर चुकी है, वो अब जिंदा तो होगी नहीं, चाहे कोई पकड़ा जाए या नहीं। और पुलिस से हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्लीज हमें इस मैटर पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए और हमारे और भी 2 बच्चे हैं, अगर हम कोर्ट में घूमते रहे तो उन्हें खाना कौन खिलाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन करेगा। पुलिस भी उन्हें ज्यादा नहीं बोलती और वो मान लेते हैं। पुलिस गंगाराम से कहती है कि अगर आपको हमारी साइड से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, मीन्स कोई केस नहीं करना, तो आप हमें रिटर्न में दे दीजिए कि हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी और बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना। देन शोभा और गंगाराम रिटर्न में दे देते हैं पुलिस को एंड वो हॉस्पिटल स्टाफ से कहते हैं कि बॉडी को डिस्चार्ज कर दीजिए और उनकी फैमिली को दे दिया जाए। एंड वो बॉडी को डिस्चार्ज करने ही वाले थे, बट वहाँ एक डॉक्टर की नजर बॉडी की नेक पर जाती है। डॉक्टर को लगा कि मे भी इसका मर्डर हुआ है और डॉक्टर को ये भी लगा कि शायद रेप और मर्डर केस भी हो सकता है। ये देखते ही डॉक्टर ने सारी इन्फो पुलिस के साथ शेयर करी। फिर पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ से बॉडी फैमिली को देने से मना कर देती है एंड कुछ ही टाइम में ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल चुकी थी और मीडिया ने इसे रेप और मर्डर केस से जोड़ दिया था। एंड अब ये केस सिर्फ हॉस्पिटल और पुलिस तक ही नहीं था, बल्कि ये केस अब सारे देश में फैल चुका था। एंड पुलिस को पता था अगर ये केस यहीं बंद कर दिया या तो कल को हम पर भी एक्शन हो सकता है। और फिर पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि नीतू का रेप तो नहीं हुआ बट मर्डर जरूर हुआ है। और रिपोर्ट में पता चलता है कि नीतू को गला दबाकर मारा गया था। एंड अब केस पहले से टोटली डिफर हो चुका था। अब ये तो कंफर्म था कि लड़की का मर्डर हुआ है और अब ये पता लगाना था कि आखिर ये मर्डर किया किसने है। कहीं उनमें से तो कोई लड़का नहीं जिनसे नीतू फोन पर बातें करती थी। पुलिस इस केस की चार्जशीट फाइल करती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो गंगाराम और शोभा से पूछताछ करते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई सस्पिशियस आदमी है तो आप हमें बताइए, पर वो कहते हैं कि नहीं, हमें किसी पर कोई डाउट नहीं है। फिर पुलिस नेवर से पूछताछ करती है एंड वो भी यही कहते हैं कि किसी ने उस दिन कोई भी अनजान आदमी नहीं देखा था। नेवर्स के बयान के बाद पुलिस को फिर कहीं ना कहीं नीतू के पेरेंट्स पर ही डाउट होने लगता है, पर वो श्योर नहीं थे बिकॉज फैमिली पहले से ही परेशान थी। बट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी। पुलिस ने गंगाराम और शोभा से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, पर वो फिर भी कुछ नहीं बता रहे थे। पुलिस पहले तो बहुत ही प्यार से पूछताछ कर रही थी, पर उनका रिस्पॉन्स वही सेम ही आ रहा था। फिर पुलिस ने अपने हिसाब से पूछा उनसे, देन ये दोनों सब बताने के लिए मान जाते हैं। फिर पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि हमारी लड़की नीतू वो पहले टीकमगढ़ में रहती थी। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया इस वीडियो में कि नीतू की एज महज 13 साल थी और वो इतनी छोटी सी एज में बहुत सारे लड़कों से बात करती थी। फिर नीतू के पेरेंट्स कहते हैं जब तक नीतू टीकमगढ़ में थी हमें इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एंड फिर 2023 में हमने अपनी बेटी नीतू को अपने पास बुला लिया और यहाँ स्कूल में एडमिशन करवा दी और हम दोनों रोज काम के लिए जाते थे और वो पीछे से फोन पर लड़कों से बातें करती थी और वो एक टाइम पे काफी सारे लड़कों से बातें करती थी। बट एक दिन नीतू की मॉम को पता चलता है कि नीतू किसी लड़के से फोन पर बात कर रही है और उसकी मॉम शोभा उसे बहुत समझाती है कि तेरी एज अभी 13 साल है, तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, तुम्हारी अभी ये सब करने की एज नहीं है, अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब करने के लिए बहुत लाइफ पड़ी है। फिर नीतू अपनी मॉम से कहती है आई प्रॉमिस मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी। पर कुछ दिनों के बाद शोभा
शोभा फिर से नीतू को किसी से बात करते हुए देखती है और इस बार किसी और लड़के से बात कर रही थी और अब शोभा उसे समझाती नहीं बल्कि उसे मारती पीटती है और उसका फोन तोड़ देती है। पर ये सब करने का कोई फायदा नहीं था। नीतू को ना तो अपनी मोम की कही बातों का असर हो रहा था और ना ही उसने लड़कों से बात करना बंद करी एंड वो कहीं ना कहीं से फोन का अरेंज कर ही लेती थी। उसी महीनों में कई बार शोभा ने उसका फोन तोड़ा और कई बार पीटा भी, बट नथिंग इज इम्प्रूव्ड। नीतू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी मोम उसके फ्यूचर के लिए ही उसे समझा रही है। करीब 1-2 महीने में ऑलमोस्ट 50-60 फोन तोड़ दिए थे। शोभा के कहने पर नीतू बिल्कुल नहीं सुधरी। फिर शोभा ने ये सब गंगाराम को बताया और उसे कहा कि अब तुम ही हो जो इस लड़की को समझा सकते हो, अदरवाइज ये हमारी फैमिली की नाक कटवा देगी। ये सुनते ही गंगाराम काफी गुस्सा हो जाता है और वो नीतू को वार्न करता है कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। पर नीतू आगे से गंगाराम को बोलती है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। नीतू के पेरेंट्स हर वो चीज कर चुके थे जिससे नीतू सुधर सके, बट एवरीथिंग इज सेम। सब सेम चल रहा था। यहाँ भी नीतू स्कूल के लड़के और अपने नेबर्स में जो लड़के थे उनसे रोज फोन पे बातें करती थी और अब किसी चीज का डर नहीं था। उसे पता था पेरेंट्स क्या ही कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मार लेंगे। अब वो पेरेंट्स के सामने ही लड़कों से फोन पर बातें करना शुरू कर देती है एंड वो उनके सामने ही बहुत ही गंदी गंदी बातें करती थी। फिर गंगाराम नीतू को लास्ट टाइम समझाता है। वो कहता है कि तू ये सब बंद करेगी या नहीं। आगे से नीतू कहती है कि नहीं, मैं ये सब बंद नहीं करूंगी, तुम लोग जो कर सकते हो कर लो। और कहती है कि मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। और वो फिर से अपने पेरेंट्स के सामने ही फोन उठाती है और लड़कों से बात करना शुरू कर देती है। फिर पूरी रात ये सोचते सोचते निकल जाती है कि अब इस लड़की का क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर ये जिंदा रही तो हमारी बहुत बदनामी होगी। देन सुबह होते ही जब नीतू अपने रूम में सो रही थी तब गंगाराम और शोभा नीतू के रूम में जाते हैं। गंगाराम नीतू के हाथ पकड़ता है और शोभा नीतू का गला दबाकर उसे वहीं मार देती है। फिर उसे मारने के बाद वो नीतू की डेड बॉडी छत पर रखकर काम पर चले जाते हैं और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि मैं सबके सामने ये बोलूंगी कि मुझे नीतू को बुक्स खरीद के देनी है और मैं लंच टाइम घर चली जाऊंगी एंड इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि नीतू को हमने मारा है। अकॉर्डिंग टू प्लान वो काम पर यही सबसे बोलती है ताकि वहाँ सब लोग ये सुन ले कि ये तो नीतू को बुक्स देने जा रही है, ताकि उन्हें ये लगे कि जब शोभा घर पहुंची है नीतू की मौत उससे पहले किसी ने मारा है। और फिर घर जाकर वो रोने का ड्रामा करती है। तो पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है एंड ये केस अभी कोर्ट में है। एंड गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? आई मीन कि लड़की को मारना जरूरी था क्या ये लड़की की काउंसलिंग नहीं कर सकते थे? मे बी इन फ्यूचर नीतू सुधर जाती जैसे वो थोड़ी मैच्योर होती। मेरे हिसाब से उसे मारना सही नहीं था।